हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर का अगला पार्ट। और इसमें हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ। हमने घटनाओं की श्रृंखला पढ़ ली थी कि किस तरह से इंदिरा गांधी को एक बेस मिला जिसके आधार पर उन्होंने इमरजेंसी को लागू किया। On June 21st, 1975, the President Fakhruddin Ali Ahmed signed the declaration on emergency since Congress was in majority. फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया। और आपको पता है डिक्लेरेशन को प्रूव करना होता है, अप्रूवल देना होता है। अप्रूवल देना होता है हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा को, दोनों को 2/3 मेजोरिटी के आधार पर। प्रेजेंट एंड सीटिंग जो लोग होते हैं उस टाइम उसको अप्रूव करना होता है, दोनों सदनों को करना होता है। और ज़्यादा मुश्किल नहीं आई लोकसभा में, राज्यसभा में उसको प्रस्ताव को पारित करते हुए। और ये उस समय जो अवधि थी वो 2 महीने थी कि 2 महीने तक आप इमरजेंसी लगा सकते हो, लेकिन ये 2 महीने से पहले आपको इमरजेंसी के लिए सहमति लेनी पड़ेगी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की। अब 1 महीना है, साथ साथ में नोट करते जाना। अब 2 महीने नहीं है, 1 महीना है। और ये भी अप्रूव कर दिया क्योंकि कांग्रेस के ही एमपी वहां पार्लियामेंट में बैठे हुए थे। ऑल सिविल लिबर्टीज वर सस्पेंडेड। देखो सॉरी 352 आर्टिकल में जब इमरजेंसी लगती है तो हमारे देश का संविधान 359 ये कहता है, 358 और 359 ये कहता है कि जब इमरजेंसी लागू हो देश में तो जो लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार है उसको समेत, लाइफ और लिबर्टी का अधिकार आपको किस आर्टिकल में है याद करो, 21 में। और स्वतंत्रताएं कहाँ हैं, 19 में। ये कहा जाता है कि अगर आपके देश में आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी है तो सारी जो फ्रीडम है वो सस्पेंड कर दी जाती है, मतलब अधिकार आपके सस्पेंड हो जाते हैं। और एक अलग नोटिस के द्वारा 359 में लाइफ एंड लिबर्टी के अधिकार को भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो घोषणा करके उसको भी खत्म कर सकता है। भाई हर चीज समाज में लाइफ के लिए है, हर ताम झाम व्यक्ति की लाइफ के लिए है, समाज के जीवित रहने के लिए है। आपके कानून, आपकी पुलिस, फौज, सरकार हमने किस लिए बनाई है, ताकि मनुष्य का जीवन आसान हो, सुरक्षित हो। अगर मतलब ठीक है, अगर संकट में है तो आप लिबर्टीज ले लीजिए, आप और तरह के अधिकार ले लीजिए, लेकिन लाइफ का अधिकार भी छीन लोगे। तो इसका मतलब ये है जब आपकी गवर्नमेंट ही आपके अधिकारों को, लाइफ को छीन लेगी। और आपको पता उस टाइम हमारे देश पर अटैक नहीं हुआ था, हमारे देश की गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि आपातकाल है, ना मिलिट्री इंट्रूशन हुआ था हमारे यहाँ, ना कुछ वार हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ गवर्नमेंट को ये लगा कि जो इतने तरह घटनाएं हो रही हैं उससे देश में खतरा है। अब यही सरकार लोगों को राइट्स नहीं दे रही, वो भी लाइफ का, जिंदगी का अधिकार। इसका मतलब ये है अगर आपकी हत्या हो जाती है तो आपके घर वाले कोर्ट में भी नहीं जा सकते उस टाइम। कितना अराजकता का माहौल होगा, कितना भय का माहौल होगा। और इस तरह से हुआ था आंध्र प्रदेश में, कोई लड़का था और वो उसको गायब हुए हॉस्टल से, कई दिन हो गए थे। उसके पिता कहीं कहीं जाकर उसको ढूंढ रहे थे और उसका केस कोई दर्ज नहीं कर रहा था, वो कोर्ट में अपील नहीं डाल पा रहा था क्योंकि कोर्ट भी उस टाइम सिविल लिबर्टी की जो पिटीशन थी वो ले नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि इस आधार पर ये कहा गया था कि सिविल लिबर्टीज का तो अधिकार ही नहीं है। और बड़ी दुखद घटना ये हुई कि उस लड़के की डेथ हो गई थी और 15-16 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी कहीं मिली थी। तो ये बड़ा एक गलत बातें हुई हमारी डेमोक्रेसी के लिए। अब क्या स्थिति है, अब हमारी सरकार लाइफ और लिबर्टी के अधिकार को, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी,
लिबर्टी नहीं, पर्सनल लिबर्टी, ये अधिकार चाहे कि कैसे भी सिचुएशन हो, 352 आर्टिकल किसी भी बेस पे लगा हो, ये अधिकार खारिज नहीं हो सकता। दूसरी बात है, इंदिरा गांधी ने ये करवा दिया कि राष्ट्रपति के किसी भी काम को जो जुडिशरी है वो रिव्यू नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि आप राष्ट्रपति के द्वारा किए गए किसी काम के विरुद्ध कोर्ट में नहीं जा सकते। उसको जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि कोर्ट ये नहीं देख सकेगी कि ये संविधान के अनुसार ये है या नहीं है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की शपथ ही संविधान में राष्ट्रपति को दिलाई जाती है और इम्पीचमेंट लगती है संविधान के उल्लंघन पर। अगर राष्ट्रपति को हटाना है, उसको इम्पीचमेंट लगानी है। इम्पीचमेंट की एक प्रक्रिया मैंने आपको खूब करवाई हुई है ये +1 क्लास में, जिसके तहत राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अगर ये इम्पीचमेंट ही लागू नहीं होगी, मतलब उसके किसी काम को जस्टिफाई नहीं किया जाएगा, तो कैसे पता चलेगा कि संविधान का उल्लंघन है या नहीं। अब ये स्थिति है कि राष्ट्रपति की हर काम को जस्टिफाई करने के लिए जुडिशियल रिव्यू लगाया जा सकता है, मतलब जुडिशरी उसके काम को ये देख सकती है संविधान के अनुसार है या नहीं। सारी सिविल लिबर्टी सस्पेंड कर दी। प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया तमिलनाडु और गुजरात में, वेयर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज रूलिंग। 300 आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगता है उन राज्यों में जहां पर गवर्नमेंट नहीं है चुनी हुई। मतलब किसी कारण से, आपको पता है गुजरात में किस कारण से, वो नवनिर्माण आंदोलन के कारण, वहाँ 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। लाइकवाइज सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पास कर्बिंग द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड जुडिशरी। और इतने सारे संविधान में परिवर्तन किए गए, जिसमें से 42वां संविधान संशोधन तो इतना डी फेमस है हमारे देश में कि उसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। इतने संविधान में परिवर्तन किए गए। कर्बिंग एक शब्द यूज किया उन्होंने, कर्ब मैंने काटना, प्रेसिडेंट और जुडिशरी की पावर को कम करने के लिए। ऑल अपोजिशन लीडर वर जेल, सभी अपोजिशन लीडर को जेल में डाल दिया गया। इवन जयप्रकाश नारायण, इतने सम्मानित व्यक्ति थे हमारे देश के, उनको भी यहाँ हरियाणा में एक रेस्ट हाउस है उसमें डिटेन कर दिया गया था। ये आपके जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जिनको अभी भारत रत्न दिया गया था, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण, देवीलाल, और आपके अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये सभी, राजनाथ सिंह, ये सभी जेलों में थे उस टाइम। विद इंदिरा गांधी सन संजय गांधी इन चार्ज, स्लम डेवलपर्स लाइक द तुर्कमन गेट वाज इन्वेक्टेड एंड दिल्ली वाज relocated across the river यमुना। जो स्लम थी दिल्ली में, स्लम होती हैं झुग्गी झोपड़ियाँ, उनको उठा उठा के लाल तुर्कमैन गेट से दिल्ली में वो बाहर फेंक दिया गया जमुना के पार। मतलब संजय गांधी को, वैसे वो किसी भी पोस्ट पे नहीं थे, लेकिन वो हस्तक्षेप बहुत था उनका, मतलब हर काम में इंदिरा गांधी संजय गांधी की सलाह लेती थी, उसके अनुसार ही काम हो रहे थे सब कुछ। एक मतलब डेमोक्रेटिक चुनी हुई सरकार एक व्यक्ति के हाथों की कठपुतली बनी हुई थी। और लोगों की जबरदस्ती, ये आप अपने दादा से बात करोगे ना, नसबंदी की गई, जबरदस्ती नसबंदी, पकड़ पकड़ के लोगों की, कि जनसंख्या कंट्रोल करनी है, और जबरदस्ती ऑपरेशन कर दिए गए। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वर सस्पेंडेड, मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग पब्लिक ओपिनियन वर कंटेन्ड। अब सबसे ज़्यादा मुखर जो आवाज़ होती है जनता की, वो होती है मीडिया, अखबार। और हमारे देश का मीडिया बड़ा स्वतंत्र रहा और बहुत अच्छा भी रहा। अब तो खैर कमर्शलाइजेशन आ गई है मीडिया में, थोड़ी सी वो चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, स्टैंडर्ड नहीं रहा मीडिया का। लेकिन उस टाइम मीडिया बहुत एक्टिव था और इम्पार्शल था। तो उनको कहा गया कि जो आप छापोगे, या तो आपको छापना नहीं है, छापोगे तो कांग्रेस ऑफिस, जो पीएमओ ऑफिस है, वहाँ से आप वेरीफाई करवाओगे कि आप क्या छाप रहे हो। ये तो एक तरह की क्या हो गया, सेंसर लग गई, एक तरह की गुलामी होगी, जैसे अंग्रेजों के टाइम हुआ करती थी। तो इसके तहत एक मीसा नाम का कानून था,
जिसमें मैंने एक वीडियो आपको भेजी थी, उसमें डिटेल से इसके बारे में है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल पीस सिक्योरिटी एक्ट, अब ये ख़त्म हो गया है, सबसे भयानक कानून ये देश का था। सिक्योरिटी एक्ट था, जब इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसी कोई सिचुएशन आ जाए तो जो सिविल कानून होते हैं उनको हटा दिया जाता है और उनकी जगह विशेष ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए विशेष तरह के कानून हमारे देश में हैं, उसको लागू किया गया। और उसके तहत किसी भी व्यक्ति को पकड़ के जैसे ही उन्हें लगता रात को आते जो पुलिस वाले हैं उनको उठाकर ऐसी जगह बंद कर देते, घर वालों को भी पता नहीं होता कि उनकी रिहाई के लिए जाएं तो जाएं कहाँ। वाज इम्प्लीमेंटेड मेकिंग द इमरजेंसी मोर अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव का मतलब है ज़्यादा पावर आ गई, क्योंकि आम जो कानून होता है उसमें कानून के अनुसार काम करना होता है, वो कानून बड़े सिविल होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, ज़्यादा दिक्कत देने वाले नहीं होते। आपने रोल्टे एक्ट के बारे में पढ़ा होगा ना, मार्शल लॉ, ये मीसा जैसे कानून होते हैं ना, इसके तहत पुलिस फोर्स के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है भाई, आम तरह के रूल जो हैं वो चलते नहीं हैं। It give power to government to arrest anyone without any reason and no disclose the reason to arrest of anyone including the judiciary। आप फिल्मों में कई बार देखोगे जब कि कोई अरेस्ट करने आते हैं तो आप उनको कहा जाता है कि वारंट दिखाओ या मुझे बताओ कि मुझे किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन जब मीसा जैसे कानून लगते हैं तब कोई व्यक्ति ये नहीं पूछ सकता कि उन्हें किस कारण से जेल में डाला जा रहा है और जुडिशरी के सामने पेश नहीं किया जा सकता। जैसे आमतौर पर 24 घंटे में किसी भी कन्विक्ट को जज के सामने पेश किया जाता है, ऐसे में नहीं हो रहा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड एग्रीकल्चर प्राइसेस फॉल। देखो क्राइसिस तो चारों ओर से चल रहे थे, अब एग्रीकल्चर जो प्राइस थे, एग्रीकल्चर के कॉटन वगैरह के दाम जो है चावल के वो घट गए थे और इससे क्या होगा, किसानों पर भारी बोझ पड़ेगा, जीडीपी कम आएगी, जीडीपी कम हो जाएगी तो देश की आय कम होगी, आय कम होगी तो जो और जितने भी प्रोग्राम सरकार के वो ठप हो जाएंगे। उसके बाद हाउर द पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ जेपी मूवमेंट शुक द पोजीशन ऑफ इंदिरा गांधी। लेकिन इसके बावजूद भी जेपी आंदोलन जो था वो उसने हिला दिया इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी ने 1976 में इलेक्शन करवाने थे, हमारे यहाँ मई में इलेक्शन होने थे, इलेक्शन हुए नहीं। लेकिन जनवरी 18 तक आते आते, जनवरी 1977 तक आते आते, जनवरी 1977 तक आते आते इंदिरा गांधी को लगने लगा कि अब ज़्यादा देर तक इमरजेंसी रखना ठीक नहीं है और अब इलेक्शन ज़रूरी होती है। और उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी को बड़ा सबक दिया भारतीय जनता ने कि आप चाहे कितनी भी पावरफुल बना के हमें भेजी हो, हमने भेजी हो, आपको चुना है, लेकिन आप वो नहीं कर सकते जो देश के संविधान में नहीं है। और जब इलेक्शन होता है तो संजय, इंदिरा, बंसीलाल बहुत ही इस मामले में एक्टिव थे भाई, सब इलेक्शन हार गए थे और कांग्रेस को कुछ सीटें मिली थी 150 के करीब आसपास, और सबसे बड़ी हार ये थी 30 सालों में। हावर ऑन द इस तरह के सबक जरूरी होते हैं शासक के लिए भी और जनता के लिए भी, क्योंकि जनता को ये नहीं लगना चाहिए कि जो आएगा वो भगवान है और वो वही काम करेगा जो संविधान में है। उनको ये इस बात के लिए अलर्ट रहना चाहिए कि कोई भी आएगा तो वो मनुष्य ही होगा और वो मनुष्य सत्ता का घमंड हो सकता है उसको, इसलिए अलर्ट रहें अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। और उसके लिए सरकार के लिए क्यों जरूरी है कि चाहे तुम कितने ही ताकतवर हो, देश के संविधान और पब्लिक से ऊपर नहीं हो सकते। However, on the political front, जेपी मूवमेंट शुक द पोजीशन ऑल अपोजिशंस। सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई क्योंकि सबने दुख झेले उस टाइम, सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई, गठबंधन बनाया गया, मोर्चा एक ऐसा बनाया गया कि हमने किसी न किसी तरीके से जो इंदिरा लीड गवर्नमेंट है इसको हराना ही हराना है। लीडर्स को अब इमरजेंसी वापस ले ली गई 25 मार्च को, एक्चुअल डेट मुझे याद नहीं है, मार्च 1977 को जो है वो इमरजेंसी वापस ले ली गई और कहा गया कि इलेक्शन होंगे। ओके, द इमरजेंसी प्रूव्ड फ्रूटफुल फॉर ओपोजिशन। ओपोजिशन के लिए इमरजेंसी ठीक रही क्योंकि कांग्रेस काफ़ी अपने आप में ही बदनाम हो गई थी। ठीक है, और इलेक्शन हुए तो जनता पार्टी की सरकार आई और उसने 377 के आसपास सीटें जीती,
लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे वो फिर जल्दी ही वो सरकार गिर भी गई। अब उसने क्या क्या किए, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे तोड़ा मरोड़ा, अपने हक में समय को करने के लिए, सिचुएशन को अपनी तरफ मोड़ने के लिए उसने क्या क्या किया, हम ये पढ़ेंगे। क्योंकि सब कुछ दिखावे के नाम पे तो कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर हो रहा था, बल्कि परंतु कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदला गया। मतलब ये है कि आज कोई स्थिति इंदिरा गांधी के सामने आई, कोई भी सिचुएशन आई, उस सिचुएशन का उसे तोड़ मिल नहीं रहा था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लिखा था, तो उठा के उसने कॉन्स्टिट्यूशन में ही परिवर्तन करवा दिया। ठीक है, तो सिचुएशन अपने पक्ष में कर ली। ये चीजें हो रही थी उस टाइम में, ये सच्चाई थी। जितने अमेंडमेंट हुए हैं 42वां 39वां, इसको देखते हुए कभी डिटेल से बातें करेंगे इनके बारे में भी कि कैसे कैसे संविधान में परिवर्तन किए गए। जैसे मैंने एक बात बताई कि जो संसद का टाइम था वो 6 साल कर दिया, राष्ट्रपति पुनर्विचार नहीं दे सकते थे प्रधानमंत्री के फैसले पर। लिखित में ओरल में भी कहा गया कि अगर ओरल में भी प्रधानमंत्री कहे तो भी प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लागू होनी चाहिए, लेकिन बाद में अब तो लिखित में है। कहा गया कि 1 महीने के अंदर ही 2 महीने का समय होगा अप्रूवल का, तो जब 1 महीना अब किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो मोटी मोटी सी बातें, अगर डिटेल से आप पढ़ोगे बाद में तो देखोगे आप हैरान रह जाओगे कि कैसे एक सरकार जो है संविधान में परिवर्तन करती है। ड्यूरिंग इमरजेंसी इंदिरा गांधी showed extra constitutional dimension. 39th constitutional amendment was passed, which divested the authority of Supreme Court regarding election of President, Vice President, Prime Minister and Speaker of Lok Sabha. आपको याद है जो लोकसभा में का इलेक्शन हुआ था, राज नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, उसके खिलाफ पिटीशन गई इलाहाबाद कोर्ट में, और इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन रद्द कर दिया था। याद होगा सब कुछ। अब इसने क्या किया, 39वां संविधान संशोधन करवा के ये लिखवा दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट पास करवाया गया। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट तो जी ये देख ही नहीं सकता कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन संविधान के अनुसार है या नहीं। भाई और कौन देखेगा, ठीक है ना। देखो इस तरह के परिवर्तन किए गए जो मूर्खता, मतलब एक इररेलेवेंट चीज नजर आ रही है। रादर है बॉडी कॉन्स्टिट्यूट बाय पार्लियामेंट ओनली कुड रिजोल्व द सच इलेक्शन डिस्प्यूट। इसने कहा कि पार्लियामेंट में एक बॉडी होगी, वही इस इलेक्शन जो डिस्प्यूट होगा उसको देख पाएगी। पार्लियामेंट्री बॉडी में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बैठते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का मेंबर होना, कॉन्स्टिट्यूशन को देखने वाले जुडिशरी के लोग कानून के पढ़े हुए थे, पार्लियामेंट में चुने हुए लोग होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान रखें ये कोई कंडीशन होती नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो फर्स्ट क्लास भी ज़रूरी नहीं है एक MP के लिए पढ़ना। दूसरी बात, पार्लियामेंट अगर बॉडी देखेगी तो चुनी हुई सरकार के तो ये MP होंगे, वो चुनी जो गवर्नमेंट है, वाइस प्राइम मिनिस्टर जिसने चुना है, पार्लियामेंट में लोग ही वो बैठते हैं, ज़्यादातर वो ही बैठते हैं जिनकी पार्टी बहुमत में आती है। सेक्शन 4 ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट देयरफॉर प्लेस्ड एन इंकम्बेंट अबव द कोर्ट ऑफ लॉ। और इस तरह से संविधान की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर थी कोर्ट के पास इलेक्शन देखने की, वो ख़त्म कर दी। अमेंडमेंट वर मेड इवन टू रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट। हमारा जो इलेक्शन को लेकर एक एक्ट है, एक एक्ट 1950 का है, एक 1951 का। देखो सारी बातें हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी, हमारे यहाँ कानून के 4-5 स्रोत हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद है, फिर एक्ट हैं, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन है, फिर जुडिशियल जो फैसले आते हैं, जुडिशरी ने जो फैसले दिए समय समय पर, वो भी कानून है, अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून हैं। तो इस तरह से कानूनों का स्रोत बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। एंड प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल्स विद द इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट। और 9th शेड्यूल में डाल दिया। आपको पता है 9th शेड्यूल में डालने के बाद क्या होता है, वहाँ से कोई हटा ही नहीं सकता, उसका जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता। 9th शेड्यूल बनाई किस लिए थी?
किसके लिए? तो भूमि सुधार के लिए, लेकिन डाले जा रहे हैं पता नहीं क्या क्या मामले इसमें। लॉ अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट के बाद पास विद इन 2 डेज, 2 दिन में पास कर दिया गया। प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। प्रेसिडेंट भी फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे, बिल्कुल इंदिरा गांधी के कठपुतली की तरह वो नाच रहे थे। असाइंड बाय प्रेसिडेंट एंड रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। आपको पता है 1972 में स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन हुआ था, सारी राज्यों में उन्हीं की सरकार थी। और इस तरह से एक सैटरडे को सेशन बनाया गया, उसमें ही पास कर दिए गए इमरजेंसी बुला के। कांग्रेस की सरकार में ये होता है भाई, जैसे नहीं कांग्रेस की सरकार में नहीं, हर सरकारों में ऐसा होता है जिनकी उनको जल्दी होती है। वैसे संसद हमारे लिए इसलिए बनाई जाती है ताकि सोच विचार करके कानून बनाए जाए। लेकिन अभी जैसे जम्मू कश्मीर का मामला था, जम्मू कश्मीर का हमने सेटअप चेंज किया, वो 2 घंटे 3 घंटे में, 1 दिन में ही सारा कुछ काम कर दिया था। 4 अमेंडमेंट संविधान में हुए, एक के बाद एक, राष्ट्रपति के साइन करवा के लाए, उसी के बाद संसद आए, संसद के बाद फिर राष्ट्रपति के बाद गए। इस तरह से होती हैं चीज़ें जब सरकार बहुत जल्दी में होती हैं। एक बार एंटी करप्शन लॉ बनाना था, अन्ना हजारे का बहुत बड़ा विद्रोह मूवमेंट चला हुआ था, एंटी करप्शन मूवमेंट। उसको देखते हुए एक लोकपाल की डिमांड थी उनकी कि प्रधानमंत्री भी अगर करप्शन करता है तो लोकपाल उनका वो करें। अब हमारे देश में पिछले साल लोकपाल की नियुक्ति हुई है, उसको भी ऐसे ही रात को बैठ के ये कानून बनाया गया था। तो ऐसा होता है। द अमेंडमेंट वाज नेशनली पास टू सेव प्रीमियर इंदिरा गांधी। और ये अमेंडमेंट किया गया था सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी को बचाने के लिए। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट 21st अमेंडमेंट हैड बिकम इनवैलिड विद द पासिंग ऑफ 39th amendment, and the petition of Raj Narayan who had challenged the election of Indira Gandhi was nullified। मैंने बताया था ना, राज नारायण गांधी का जो पिटीशन था, जिस आधार पर उसने पिटीशन डाली थी, उसके लिए 39वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा वो पिटीशन ही खारिज हो गई। मिसिस गांधी इलेक्शन वाज डिक्लेयर वैलिड ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट बाय द लॉ। अब कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने तो कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही पिटीशन गई उससे पहले संविधान में परिवर्तन कर दिया। अब जुडिशरी को क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार न्याय देना होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो सब कुछ सही लिखा हुआ था। तो इस तरह से क्या किया, इंदिरा गांधी का इलेक्शन वैलिड कर दिया। और जो बाई 4 of the 5 जज ऑफ द बेंच, और बेंच में 5 जज थे, 4 जो है उसके पक्ष में थे। द जुडिशरी देयरफॉर ग्रैगिंग एक्सेप्ट पार्लियामेंट पावर टू अमेंड law. Chief Justice A.N. Roy held the constitutional power of the parliament was not above the constitutional itself and therefore no bound to be principle of separation of the power। और इस टाइम जब जो भरपूर साथ दे रहे थे उस टाइम जुडिशरी इसका इंदिरा गांधी का, वो A.N. रॉय थे, जो 4 जजों की सीनियरिटी को लांघ कर क्या बने थे, पार्लियामेंट को लांघ कर 4 जजों की सीनियरिटी को लांघ कर वो उस हमारे देश के जज बने हुए थे। जो फैसले आ रहे थे चीफ जस्टिस के नेतृत्व में आ रहे थे, और चीफ जस्टिस जो है वो इंदिरा गांधी के पेट थे। तो इस तरह से डिस्पाइट डिफरेंस बिटवीन जज हाउएवर इट वाज अप द कॉन्स्टिट्यूशन वाज सॉक्रेंट एंड नोट द पार्लियामेंट। Another controversial amendment was the 42nd amendment। ये मैंने बहुत बार इसका जिक्र किया है। 1976 में हुआ, 42वां संविधान संशोधन है, मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। और इसमें when the term of लोकसभा was extended to 5 to 6 year, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। और उस चेंजेस के अनुसार जो लोकसभा का इलेक्शन हमारे यहाँ कितने साल में होता है, 5 साल में, अब कर दिया 6 साल में होगा। उसके बाद नो अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 कुड बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। देखो सबसे बड़ा यही किया, हमारे देश के संविधान में संशोधन होता है 368 के तहत। एक
आर्टिकल है संविधान में जिसके तहत संविधान में परिवर्तन होता है। तो इसने कहा कि संविधान में अगर हम परिवर्तन करें तो वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, अब चैलेंज किया जा सकता है भाई। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वर देयरफॉर करप्ट एज ए डिसीजन इन कोर्ट वर टू बी टेकन स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ जज। और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो कट की गई, करब की गई, ताकि जो डिसीजन है कोर्ट के वो मेजोरिटी से ले सके। मतलब जज मेजोरिटी से लेंगे तो कुछ जज सरकार के पक्ष के भी हो जाएंगे। लाइक वाइज द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैड मेड द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी नॉन जस्टिएबल। नॉन जस्टिएबल का मतलब होता है अयोग्य। 58वां संविधान संशोधन हुआ हमारे देश में और ये कहा गया कि नेशनल इमरजेंसी को भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिव्यू किया जा सकता, वो भी गलत हो सकती है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया कि प्रेसिडेंट का कोई भी काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता, उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। ये 42वें संविधान संशोधन में अनदर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की जो पुनर्विचार की शक्ति थी वो खत्म कर दी और उन्होंने कहा कि मैंडेटरी है, जरूरी है कि प्रेसिडेंट का कहा, प्रेसिडेंट जो है जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनका कहा माने। Thus the emergency was used to personalize power by Indira Gandhi by curbing power of judiciary and president, leading to controversy regarding the parliament power to change or not to change the basic structure of the constitution। इस तरह से भारत के संविधान में जितने भी परिवर्तन हुए इंदिरा गांधी को मजबूत करने के लिए और जुडिशरी और राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने के लिए किए गए। द ब्लो हाउ और द ड्रीम ऑफ इंडियंस कम इन द फेमस हीब्स कॉर्पस केस। ये 22 अप्रैल 1976 में व्हेन सुप्रीम कोर्ट स्टक ए blow to Indian democracy by giving a judgment that no person could be file a writ petition under Article 226 in High Court and President Order date 27 June 1975 of National Emergency under process। सबसे बड़ा जो भारतीय लोकतंत्र को धक्का लगा था कि भारत के नागरिकों को एक आर्टिकल 32 के तहत अधिकार है हीब्स कॉर्पस कि आप अपना शरीर रख सकते हैं। लेकिन जुडिशरी ने ये फैसला दिया कि आप है ना, कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन डेमोक्रेसी पे एक बड़ा झटका तब लगा कि आप इमरजेंसी के दौरान 326 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट में और 32 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नहीं डाल सकते। मतलब आप अपना शरीर रखने की भी आज़ादी नहीं रखते। अब ये स्थिति है कि चाहे कोई भी स्थिति हो, लाइफ और लिबर्टी का अधिकार का हनन नहीं होगा। आप आर्टिकल 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपने जीवन को बचाने की याचिका डाल सकते हैं। बड़ा फेमस केस था जबलपुर केस, शिवकांत SDM केस था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट SDM को पावर दे दी थे ना उस टाइम, और ये कहा गया था कि आप अपने जीवन का अधिकार भी नहीं रखते। लेकिन बाद में ये चीज़ें सुधारी गई, अब ठीक है सब कुछ। और जून 1975 में नेशनल इमरजेंसी वाज अंडर प्रोसेस। इट इवन एडेड द राइट अंडर आर्टिकल 14, 21, 22 शैल रिमेन सस्पेंडिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब आपका जो अधिकार है जो लाइफ और लिबर्टी का अधिकार है 20-21 में आप उसका हनन नहीं कर सकते। पहले उस टाइम जो है लाइफ और लिबर्टी का अधिकार नहीं था। मतलब कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जो होनी नहीं चाहिए थी। अब इसके परिणाम क्या निकले? परिणाम ये निकले, एक तो मैंने बताया कि सचेत हो जानी चाहिए जनता। मतलब ये मान लेना चाहिए कि जब तक आप लगातार सरकार पे कंट्रोल नहीं रखेंगे, उसे इतनी पावर दे देंगे, तो यही है कि आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है। और कॉन्सिक्वेंस क्या निकले? जो जुडिशरी में गलत लोग, गलत भर्तियां, सीनियोरिटी को लांघना,
ये हुए, ओपोजिशन को बैन कर दिया गया, मीडिया पर बैन लगा दिया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे मीडिया थे, वही मीडिया हाउस थे, जिन्होंने रातों को जाग जाग कर आर्टिकल निकाले या ब्लैंक छोड़े विद्रोह में, विरोध में, सरकार के विरोध में। ये ऐसी बात नहीं कि भारत की जनता ने सर झुका के उस इमरजेंसी को स्वीकार कर लिया, नहीं। इसके क्या क्या परिणाम निकले देखो। एजिटेशन एंडेड अब्रुप्टली, स्ट्राइक्स वर बैंड एंड अपोजिशन लीडर जेल। जो विरोध है उसको जबरदस्ती बहुत दमनकारी तरीके से दबाया गया। हड़तालें और ओपोजिशन लीडर्स, हड़ताल बैन कर दी, ओपोजिशन लीडर को जेल में डाल दिया। फ्रीडम ऑफ प्रेस करप्ट, न्यूज़पेपर को कह दिया गया कि जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा पब्लिकेशन नहीं होगी, सेंसरशिप लगा दी आप पे। अपरेंडिंग कम्युनल राइट्स, गवर्नमेंट बैंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक आरएसएस एंड जमात इस्लामिक। और सांप्रदायिक दंगे रोकने के लिए सरकार ने जो धार्मिक संस्थाएं थी, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बीजेपी से रिलेटेड मानी जाती है, और जमात इस्लामी की बंद कर दी। फंडामेंटल राइट्स जो लोगों के थे वो सस्पेंड कर दिए कि उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिंग डिटेंशन वर यूज्ड अंडर इट्स, पीपल वर अरेस्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ एप्रीहेंशन दैट दे कुड कमिट एन ऑफेंस। ऐसे बहुत सारे मतलब जो आम कानून था उसको हटा दिया गया और डिटेंशन में रखा गया लोगों को। डिटेंशन का मतलब होता है नज़रबंद करना, और वो कब किया जाता है कि आप भविष्य में देश के खिलाफ कुछ न कुछ कर सकते हैं, इसलिए आपको पहले डिटेन कर दिया जाता है। बहुत सारे ओपोजिशन लीडर को भी डिटेन कर दिया गया और ये नहीं पता कि उनको कहाँ रखा गया। Under it, people were arrested just because of apprehension that they could be commit an offense. Government made large scale arrest during the emergency using this provision. और ये provision क्योंकि मीसा लागू कर दिया तो बहुत ज़्यादा अरेस्ट हुए लोग। Arrested people workers could not challenge their arrest. Arrested people workers could not challenge their arrest using habeas corpus petitions. और जो वर्कर्स थे, जो पॉलिटिकल पार्टियों के सदस्य थे, वो habeas corpus जैसे एक मार्क्सवादी नेता मैंने बताया चारू दत्त, उन्होंने भी habeas corpus के आधार पर अपनी सुरक्षा मांगी थी, वो नहीं मिली थी उनको। Several high courts gave judgment and that habeas corpus petition could be filed even in the emergency. बहुत सारे हाई कोर्ट थे जिन्होंने फैसले दिए कि habeas corpus की पिटीशन इमरजेंसी में भी लागू कर दी जाती है। लेकिन आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है, हाउ सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड गवर्नमेंट contention that habeas corpus appeals could not be made emergency. सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे एमएन रॉय, और बहुत वैसे सीधे नाम लेना ठीक नहीं होता, लेकिन इतिहास है, पढ़ते हैं ऐसे ही नाम भी लिए जाते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट मान रही थी कि habeas corpus के तहत भी जो है आपकी पिटीशन नहीं मानी जाएगी, चाहे वो लाइफ केस से रिलेटेड ही क्यों ना हो। हाई कोर्ट्स जबकि कह रहे थे कि पिटीशन लाओ हम देखेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मान ही नहीं रहा था। फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरुद्ध भी तो आदेश जारी कर सकता है ना कि आप किस आधार पर ये कह रहे हो। मैनी पॉलिटिकल वर्कर्स वर अंडरग्राउंड एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। लेकिन बहुत सारे जो बच गए पॉलिटिकल वर्कर्स जो अरेस्ट नहीं हो पाए, अंडरग्राउंड हो गए, भूमिगत हो गए और सरकार के विरुद्ध जो है वो काम करते रहे। और क्या क्या हुआ, न्यूज़पेपर लाइक इंडियन एक्सप्रेस, मैंने बताया था ना उन्होंने खाली पेज छोड़े। स्टेटसमैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेंसरशिप बाय रिस्टोरिंग टू लिविंग ब्लैंक स्पेसेस ऑफ censored news. Magazine like Seminar and Mainstream closed down. न्यूज़पेपर जिसमें इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटसमैन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय, उन्होंने ब्लैंक पेज छोड़ दिया अपने कि आपसे तो हम अप्रूवल नहीं लेंगे, हम आपका विरोध करते हैं। जर्नलिस्ट राइटिंग अगेंस्ट द इमरजेंसी वर अरेस्टेड। जो लोग लिख रहे थे इमरजेंसी के खिलाफ उनको अरेस्ट किया गया। अंडरग्राउंड लीफलेट्स वर पब्लिश्ड अपोज सेंसरशिप। लेकिन फिर भी अंडरग्राउंड जो लोग भूमिगत हो गए थे, छुप रहे थे, उन्होंने सेंसरशिप के बावजूद भी लिखा। पद्म भूषण अवार्डेड नोटेड कन्नड़ राइटर शिव रामन
कारनथ एंड पद्म श्री विनर एंड नोटेड राइटर एफ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, पढ़े हुए हिंदी में आपने बहुत सारे इसके लेख। दैट अवार्ड टू अपोज इमरजेंसी। इस टाइम जो साहित्यकार या जो दूसरे होते हैं उनकी बढ़ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है तो वो अपने पद्म भूषण वगैरह लौटा देते हैं। जैसे और ये कब से ट्रेंड है हमारा, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने जब कहा था तो बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधियां, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, सब ने वापस दे दी थी सरकार को, तो इन्होंने भी ऐसा ही किया। द गवर्नमेंट आल्सो पास सर्टन अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन कर्बिंग द पावर ऑफ जुडिशरी एंड प्रेसिडेंट। इट इवन एक्सटेंडेड टेरर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम 5 to 6 ईयर, और समय बढ़ा दिया गया ये तो। और प्रेसिडेंट और जुडिशरी की पावर को करब करने की कोशिश की गई। कंट्रोवर्सी क्या क्या है? कंट्रोवर्सी क्या मतलब है कि क्या ये सही था और क्या ये गलत था। The most controversial episode in Indian politics was emergency due to the following reason। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी था और किसी भी सरकार के आगे हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि भारत की जनता ने फिर सबक सिखाया उनको कि दोबारा से इस तरह की इमरजेंसी भारत में लागू की जाए। There were differences on the need of implemented इमरजेंसी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ज़रूरत ही नहीं थी। कुछ लोग कह रहे थे कि ज़रूरत थी, कुछ रहे तो एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई इस बात पे कि इमरजेंसी की नीड क्या थी। बाय यूजिंग द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट प्रैक्टिकली सस्पेंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। और ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग करते हुए उन्होंने डेमोक्रेटिक जो कार्य थे, फंक्शनिंग थी, हमारा संरचनात्मक ढांचा है डेमोक्रेटिक लोकतंत्री, उसको सस्पेंड कर दिया गया, मतलब तानाशाही स्थापित करने की कोशिश की गई। और उसकी इंक्वायरी के लिए जनता सरकार ने एक शाह कमीशन की नियुक्ति की। ऐसी जब बड़ी घटनाएं होती है तो सरकार जो है फॉर्मेलिटी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कमीशन नियुक्त कर दिया जाता। उसकी रिपोर्ट ने भी पाया, वो फिर उसका अध्ययन करते हैं, उसने पाया कि जो इसके द्वारा, जो सरकार के द्वारा इमरजेंसी लागू करने की गई, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस पावर का प्रयोग किया गया। अथॉरिटी जितनी थी उससे ज़्यादा पावर का प्रयोग किया गया। वाज इमरजेंसी एसेंशियल? यही का जवाब है ये, क्या इमरजेंसी ज़रूरी थी? इट इज़ कंटेस्टेड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। ये माना जाता है कि ये फॉलोइंग ग्राउंड्स हैं और इनके आधार पर माना गया कि इमरजेंसी ज़रूरी थी। मतलब जो कांग्रेस है या दूसरे सपोर्टर हैं वो तो यही मानेंगे ना कि ज़रूरी थी। The constitution gave internal disturbance as a reason for declaring emergency had never been proclaimed before 1975। जो इमरजेंसी के लिए जो बेस बनाया, कौन सा? इंटरनल डिस्टर्बेंस। इससे पहले और इससे बाद में भी कभी इसका आधार ही नहीं बना। अब तो बना ही नहीं सकती, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस को संविधान से ही हटा दिया गया। संविधान में ये प्रावधान है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है जिसके आधार पर आप लगा सको। अब 3 ही है, एक अटैक है एंगेज इन वार, और तीसरा है अटैक एंगेज इन वार, और तीसरा है आर्मर्ड रिबेलियन, मतलब सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो। एजिटेशन वर गोइंग इन द कंट्री। और इंदिरा गांधी का कहना था या सरकार का ये कहना था कि चारों तरफ देश में विरोध हो रहे थे, और गवर्नमेंट ने आर्ग्यू दिया कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जरूरी था, क्योंकि ओपोजिशन पार्टियां रूलिंग पार्टी को हटाना चाहती थी। एक चुनी हुई गवर्नमेंट को पॉलिटिकल पार्टियां हटाना चाहती थी, इसलिए इनको क्या करना पड़ा, इस तरह के तरीके अपनाने पड़े। गवर्नमेंट फेल्ट दैट एजिटेशन एंड प्रोटेस्ट वर नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। अब कांग्रेस ये मान रही थी कि सरकार के विरोध करना, विद्रोह अलग चीज होती है, विरोध अलग चीज होती है। सरकार का विरोध करना डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं था, बल्कि सरकार का विरोध करना डेमोक्रेसी के लिए सबसे गुड होता है। अच्छे के लिए विरोध करना, ये नहीं हर बात के लिए विरोध करना, लेकिन विरोध करना भी सही होता है। Congress contended that use of extra paramilitary methods hindered development and the
इंस्टेबिलिटी ऑफ एनर्जी हैड टू बी सस्टेन। ये कहता है कांग्रेस ने एक्स्ट्रा पार्लियामेंट चीज़ों को इसलिए अपनाया ताकि डेवलपमेंट की जा सके, इंस्टेबिलिटी को ख़त्म किया जाए, देश में स्थिरता लेकर आई जा सके। उसके बाद है इंस्टेबिलिटी लेके आई जाए और लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना की जाए। इन दिस रिगार्ड इंदिरा गांधी रोड टू शाह कमीशन, और इंदिरा गांधी को जब बुलाया गया इंक्वायरी के लिए तो शाह कमीशन को उसने कहा दैट इमरजेंसी वाज इम्प्लीमेंटेड एट द सुपरवाइजरी फोर्सेस टू डिसलॉग द गवर्नमेंट बाय यूजिंग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, कि मैंने तो इमरजेंसी इसलिए लागू की क्योंकि जो दूसरे लोग थे वो चुनी गवर्नमेंट को हटाना चाहते थे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, गैर संवैधानिक तरीकों से हटाना चाहते थे। संवैधानिक तरीका क्या है सरकार को हटाने का, कि आप उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दो, आप इलेक्शन करवाओ, लेकिन आप इनस्टेबिलिटी फैलाकर जबरदस्ती विरोध करके सरकार को हटवा रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल था। पार्टीज लाइक सीपीएम, भाई ये देखो एक नया पहलू है देखने का, ये नजरिया है, एक बड़ी अच्छी बात है कि हमें चुना गया है लेकिन आप विरोध कर करके बिहार की गवर्नमेंट को भी आपने हटवा दिया, गुजरात की गवर्नमेंट को भी आपने हटा दिया, तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका थोड़े नहीं है कि आप सरकारों को हटा रहे हैं, आप उसका विरोध करो गलत काम का। पार्टीज लाइक सीपीआई ने कहा दैट आउटसाइड फोर्स कॉन्स्पायर अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि बाहरी शक्तियों का दबाव था, जो विरोध कर रहे थे लोग वो बाहरी शक्तियों से, चीन या पाकिस्तान से प्रभावित थे। दे देयरफॉर सपोर्ट कांग्रेस ड्यूरिंग द इमरजेंसी, और देश बाहरी जो लोग थे वो उनका सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये बात कुछ हजम होने वाली नहीं है। द जेपी मूवमेंट वाज सीन एज द अपोजिशन ऑफ द रेडिकल पॉलिसी ऑफ कांग्रेस बाय द मिडिल क्लास। लेटर हाउएवर सीपीआई फेल्ट दैट इट इज बिलीफ वाज मिस्टेकन। तो मेरी लाइन को ये प्रूव कर रहा है कि बाद में सीपीआई ने फेल्ट किया, महसूस किया कि ये तो सब गलत था जो उन्होंने कहा कि बाहर की शक्तियाँ, और उन्होंने खुद ही कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया। Leader like JP were felt that since independence people had a right to protest. जयप्रकाश नारायण को लगा कि प्रोटेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, जैसे इंदिरा गांधी ने कहा कि वो हमारी विरुद्ध कॉन्स्पिरेंसी कर रहे थे और हमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटा रहे थे, तो जेपी ये कहते हैं कि नहीं, प्रोटेस्ट करना तो राइट है। स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद लोग प्रोटेस्ट करते आए हैं। बिहार और गुजरात में मूवमेंट है वो पीसफुल रहा है, हमने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जो मार धाड़ की हो। दो जो अरेस्ट किए गए हैं वो इंटरनेशनल एक्टिविटीज में थोड़े नहीं शामिल थे, वो भारत के खिलाफ थोड़े नहीं कुछ कर रहे थे, वो तो सरकार की गलत नीतियों के विरोध कर रहे थे। देयर वाज नो नीड टू इम्प्लीमेंट ड्रैकोनियन मेजर्स लाइक इमरजेंसी टू करब सच प्रोटेस्ट। और ये डेमोक्रेसी की विशेषताएं होती हैं, आप इसको इन एक्टिविटीज को रोक नहीं सकते, इस तरह से प्रोटेस्ट को रोक नहीं सकते, ये तो सांसें होती हैं डेमोक्रेसी की, प्रोटेस्ट करना। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इमरजेंसी वाज ए मिस यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था। एक स्लाइड और बनेगी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।